आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था उसी को आगे पढ़ाते हैं। अब दिमाग में सबसे पहला सवाल कि एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमको कैसे पता पड़े। तो देखिए, दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, है ना। पहला सवाल है बेंजीन का अणु सूत्र लिखिए। जब मैंने पिछली क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। हम भूल गए तो वापस याद कर लीजिए, C6H6 ये उसका अणु सूत्र है। दूसरा सवाल ये पूछा गया एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। ये भी मैंने आपको बताया था CnH2n+2 ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। इसके अलावा एल्कीन और एल्काइन भी मैंने बताया था CnH2n CnH2n-2 एन एक नंबर है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से नंबर है। अब बात करते हैं नामकरण की। हेलो एल्कीन यानी हेलोजन, वर्ग 17 में आने वाले तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें कहते हैं हेलोजन। और जब ये किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसकी जगह खुद आ जाते हैं तब ये बन जाता है हेलो एल्केन। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में क्या कहेगा, आपको ये संरचना बना के दे देगा। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है और 1 कार्बन को मैथ कहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो जब इसका नाम करते हैं तो हेलो तो आगे यानी हेलोजन आगे और एल्केन पीछे लिखते हैं। जैसे इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन का क्लोरो हो जाता है, फ्लोरीन का फ्लोरो हो जाता है, ब्रोमीन का ब्रोमिडो हो जाता है, आयोडीन का आयोडो हो जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो और 1 कार्बन है तो मैथीन। तो ये इस हेलो एल्केन से इसका नामकरण हो गया। आगे जुड़ा हेलो, पीछे आ गया एल्केन। एल्केन का मतलब यहाँ पर 1 कार्बन था इसलिए मैथेन हो गया। अब वो भले कितना ही कार्बन दे दे, आपको ऐसे ही हेलो एल्केन का नामकरण आना चाहिए। दूसरा है एल्कोहल। एल्कोहल का प्रतीक जो हम लिखते हैं वो OH लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो अनुलग्न होता है, मैडम ये क्या नाम बता दिया? अनुलग्न का मतलब जो पीछे लगता है। जैसे आपका कोई नाम होगा, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए अवनी धादीच, तो जो अवनी के पीछे धादीच लगा है वो मेरा सरनेम है, वो मेरा अनुलग्न है। और जो अवनी है वो मेरा नाम है। अगर मैं नाम के आगे मिस लगा दूं तो वो मिस हो जाएगा पूर्व लग्न, ठीक है ना। तो अनुलग्न यानी हमें कैसे पता पड़े किसी चीज में अल्कोहल है या नहीं, तो उसका नामकरण करने में पीछे लगा दिया जाता है ऑल। हिंदी में लिखे तो ऑल। अब जैसे इसमें 1 कार्बन है, पहले मैंने H को खोलकर लिखा, अब इस कार्बन पर H कितने हैं? मैडम 3 हैं, तो मैं CH3 लिख सकती हूं ना। और OH जोड़ दिया। तो एल्कोहल का नाम कैसे करते हैं? पहले एल्केन लिखते हैं और फिर ऑल लगा देते हैं। मैडम इसमें तो क्लोरो आगे लिखा, तो इसमें ऑल आगे क्यों नहीं लिखा? तो उसका तो पूर्व लग्न लगता है पर इसका अनुलग्न लगता है। जो शक्तिशाली होते हैं ना वो पीछे लग जाते हैं और जो कमजोर है वो आगे आ जाते हैं। इसलिए इसमें 1 कार्बन है तो इसका नाम हो गया मेथे
और पीछे ऑल लग जाता है तो मेथेनॉल। ये इसका IUPAC नाम। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, मतलब जो हर देश में आप कहीं भी जाएं, अगर आप ये कह देंगे मेथेनॉल तो सब समझ जाएंगे। वहां के वैज्ञानिक, आम जनता के पास जाओगे तो क्या पता समझे नहीं समझे, पर वैज्ञानिक भाषा में मेथेनॉल ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। सबके मान्य भाषा को ही IUPAC पद्धति कहते हैं। फिर ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, आपको ये सूत्र दे दिया गया और कहा कि बताइए ये किसका सूत्र है, उसका नाम लिखिए। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाए या फिर एक हाइड्रोजन। एग्जाम में कैसे मिला था, एग्जाम में यू मिला था, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ के दे दिया दोनों तरफ और बोला कि बताइए इसका क्रियात्मक समूह क्या है। तो जब भी C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ H या फिर इस H की जगह एक तरफ R मिल जाए तो ये होता है एल्डिहाइड। हम जो एल्डिहाइड पढ़ते हैं वो CHO पढ़ते हैं, है ना। जब इसकी संरचना को खोल के लिखा जाए तो ये इस तरह की संरचना हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और एक एल्किल ग्रुप भी जुड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये संरचना दे दी, इसमें C डबल बॉन्ड O और H जुड़ गया और इस तरफ CH3, एल्किल का मतलब समझते हैं आप, जैसे ये CH4 है, हम जानते हैं कार्बन 4 बंध बनाता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया। अरे मैडम अब तो यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसलिए अब इसका नाम हो गया एल्किल। अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता, सारे सिंगल बॉन्ड रहते तो इसे कहते एल्किल। ठीक है मैडम, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं कि 2, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है एल। क्या होता है, एल, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एथेनेल। इसे इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, CH3CHO। तीसरी चीज कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में क्या अंतर है, इसमें एक तरफ H और दूसरी तरफ R आ सकता है, पर कीटोन में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। चाहे मेथेन आ जाए चाहे एथेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो दोनों तरफ जुड़े हुए रहते हैं। इसका जो अनुलग्न होता है वो 1 या फिर हिंदी में नॉन कहते हैं। अब आपको एग्जाम में यू लिखा हुआ मिल जाए और कहे कि इसका नाम बताइए, तो IUPAC पद्धति में बताइए कितने कार्बन है कि 3, तो इसका नाम हो गया प्रोप, पीछे जुड़ता है नॉन तो ये हो गया प्रोपेनॉन। और इसका है ना एक सामान्य पद्धति में नाम है, इसी को कहते हैं एसीटोन, है ना, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें C डबल बॉन्ड O R H जुड़ा हुआ है, इसमें R आ गया दोनों तरफ, इसमें OH आ जाता है एक तरफ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक। तो बताइए इसमें कितने कार्बन है, इसमें है 3 कार्बन, तो इसे हम लिखते हैं प्रोपेनोइक और पीछे जुड़ जाता है अम्ल। ठीक है, फिर बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। इसमें कितने कार्बन है कि मैडम 2, तो इसका नाम क्या हो गया, एथ। और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है इन और इसका होता है आइन।
हिंदी इंग्लिश में लिखूं तो ये, और इसका होता है एन। तो बताइए एथ 2 कार्बन को कहते हैं और पीछे जुड़ जाएगा ईन। इसमें 2 कार्बन है, ये हो जाएगा एथाइन। और अगर इसका कोई एग्जांपल लूं जैसे CH3 तो ये हो गया एथेन। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या याद रखने, अनुलग्न याद करने। तो फिर कितने भी कार्बन देगा, कुछ भी देगा, आप नामकरण आसानी से कर लेंगे। अब कार्बन की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। सिर्फ 3 ही अभिक्रियाएं हैं। बुक में देखेंगे तो 4 पन्ने मिलेंगे सिर्फ 3 अभिक्रियाओं के। तो बच्चे पहले परेशान हो जाते हैं, क्या लिख दिया, इतना लिख दिया। बस उन 4 पन्नों में ये 3 चीजें क्या क्या। पहला है दहन। दहन का मतलब जलना। वो नहीं जो अपन अपनी सहेलियों से जलते, वो जलना नहीं है, ये जलना है आग लगना, है ना। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। नहीं समझ में आया। अभी सर्दियां चल रही है, तब करते हैं अपन। तब क्या होता है कि भैया सिगड़ी में कोयले रख के और उसे तपते हैं, शरीर का टेम्परेचर करते हैं। उसमें होता है कार्बन। लकड़ी लो चाहे कोयले लो, उनमें कार्बन होता है। और जब वो कार्बन ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन, उसके साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आप देखेंगे जब वो जलता है तब उसमें से आग निकलती है, वो ऊष्मा है। और आग निकलने से हमारी आंखों में दिख रहा है उसका प्रकाश, तो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ठीक है मैडम। एक देखिए ये क्या दिख रहा है, मैथेन, मार्श गैस, दलदली गैस, नाम बताए थे ना मैंने आपको। इसका नाम है, एक कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया मैथेन। जब ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, पर इसमें हो गए हाइड्रोजन। अब भैया 4 हाइड्रोजन है तो ये भी तो निकलेंगे ना बाहर, तो ये जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और CO2 और बाकी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलता है। आप देखते होंगे कि जब कोयले जलते हैं, आपके क्वेश्चन दिया हुआ है ये बुक में, कि जब कोयला जलता है तो उसमें से लाल रंग की चिंगारी के रूप में यूं निकलता है, उसमें लाल रंग के रूप में जलता है वो। आप कभी जला के देखना, सर्दियां हैं, लाल कलर के रूप में वो जलता है। लाल कलर के रूप में क्यों जलता है, क्योंकि उसमें जो गैस जलती है ना, वो लाल रक्त की ज्वाला के साथ में जलती है गैस। इसी कारण जब लकड़ी को जलाते हो या फिर कोयले को जलाते हो, है ना, ये सिगड़ी है समझ लीजिएगा, जब जलाते हैं तो वो गैस के रूप, अब वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन। आप लकड़ी को जला रहे हैं तो आप देखेंगे उसमें वाष्प के रूप में सफेद सफेद सा धुआं बाहर निकलता है, तो जो वाष्पशील अवयव है वो तो उड़ जाता है। और इसमें हो गई ऑक्सीजन की कमी। धुआं क्यों निकलता है, जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो जब ये वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेता है और गैस की फॉर्म में वो ऑक्सीजन वायुमंडल में रहती है और वो इसके संपर्क में आती है, इस कारण ये लाल रक्त से जलता है। आप देखते हैं गैस पे रोटियां सेकते हैं तो नीली ज्वाला के साथ में वो फ्लेम निकलता है। नीली का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, पीली का मतलब नीली की तुलना में ऑक्सीजन कम है, और काला काले का मतलब कि भैया उसमें तो बिल्कुल ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम है। बर्तन नीचे से काला क्यों हो जाता है, जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उसे मिलती नहीं है तो फिर वो काले काले कार्बन के रूप में बर्तन के नीचे जम जाता है, वो इसी कारण काला काला हो जाता है बर्तन नीचे से। तो ये लिखा हुआ है आपके 2 पेजों में। दूसरी चीज है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का क्या मतलब, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे CH3CH2OH,
OH जुड़ते ही दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। ये क्या है? ये अल्कोहल है। तो बताइए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि मैडम इसका नाम तो एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। क्षारीय KMnO4 अम्लीकृत C2K2Cr2O7। अरे मैडम ये क्या लिख दिया? इतने बड़े बड़े नाम हमने तो कभी सुने ही नहीं। इन नामों का मतलब है ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और ऑक्सीकारक का मतलब कि भैया ये ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें प्रबल ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्षारीय मतलब कि इनका नेचर बता रहा है कि क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इसे। और ये अम्लीकृत K2Cr2O7, इसका नाम पोटेशियम, इसका नाम क्रोमियम और इसका नाम ऑक्सीजन है। पोटेशियम क्रोमेट नाम है इसका। जब इसकी क्रिया अल्कोहल से की जाती है तो क्या बनता है? तब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। मैडम आपको कैसे पता पड़ा कार्बोक्सिलिक बनता है? तो देखो, जिसमें C डबल बॉन्ड O और OH जुड़े यानी RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 O दिख जाएंगे, तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और वो भी कौन सा? 2 कार्बन, तो यानी एथेनोइक। जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही कार्बन का बनेगा, रटना नहीं है, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी। जिस तरह का अभिकारक लेंगे उसी तरह का उत्पाद बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? इतना आसान तो पूछेगा नहीं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में बदलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों है? सवाल आपकी बुक में लिखा हुआ है पर हम ये पढ़ते ही नहीं। ये है एथेनॉल और इससे बना है एथेनोइक अम्ल। तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और जब ये अभिक्रिया हुई तो एक ऑक्सीजन और जुड़ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसी कारण इस अभिक्रिया का नाम ऑक्सीकरण है। तीसरी रिएक्शन संकलन है। संकलन का मतलब जुड़ना। अब ऑक्सीजन जुड़े ये जरूरी नहीं है ना, संकलन का मतलब कोई भी तत्व जुड़ सकता है। जैसे R क्या लिख दिया मैडम? ये R क्या है? ये R है एल्किल ग्रुप, यानी यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कितने भी कार्बन जुड़ सकते हैं, बस उसमें एक हाइड्रोजन की कमी रहेगी। और जब निकिल उत्प्रेरक और हाइड्रोजन की उपस्थिति में, उत्प्रेरक का मतलब समझते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को तीव्र कर दे पर स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं ले, कोई उत्पाद नहीं बनाएगा, वो सिर्फ उसको तेज कर देगा। जैसे हमारे माँ बाप, हम पढ़ते हैं, वो सिर्फ हमको कहते हैं बच्चों तुम पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो। वो सिर्फ उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं, पर वो हमको प्रेरित कर रहे हैं तुम पढ़ लो। इसलिए वो अभिक्रिया के वेग को तीव्र करेंगे कि अभिक्रिया जल्दी हो जाए, बच्चा अच्छे से पढ़ ले। इसलिए वो कभी कभी मारते भी हैं कि और तीव्र हो जाए। इसलिए उत्प्रेरक का काम सिर्फ अभिक्रिया के वेग को तेज करना है, इसलिए वो स्वयं उसमें भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था जब डबल बॉन्ड है तो वो असंतृप्त है। इसको तोड़ने पर ये निकेल उत्प्रेरक इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो कार्बन तो 4 संयोजकता पूरी करेगा, फिर उसको किसी से मतलब नहीं है। तो जब डबल बॉन्ड हटेगा तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और फिर कार्बन की संयोजकता 3 ही रह जाएगी। तो फिर चौथी संयोजकता पर ये H2 लिया है ना अपन ने रिएक्शन में, ये आके जुड़ जाएंगे और इस अभिक्रिया को कहते हैं संकलन अभिक्रिया। अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो विधि है संकलन की विधि। किस वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, संकलन होना, ये इसके लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो संकलन। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं।
ये देखो, मैंने अभी जो सवाल का जवाब बताया था, अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग की ज्वाला के साथ क्यों जलता है? तो गैसीय पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न होती है, तो वो लाल रंग की उत्पन्न होती है गैसीय पदार्थ के जलने के कारण। ये आपके दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं लाइन से लाइन, है ना। दूसरा सवाल, वेल्डिंग में, वेल्डिंग जानते हैं कि वो जहाँ गेट बनते हैं लोहे के, वहां पे वो चश्मा पहन के यूं यूं करते रहते हैं। नहीं देखा तो देखना, उसको कहते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग में ऑक्सीजन व एथाइन के मिश्रण का ही प्रयोग क्यों होता है? इतना ही नहीं पूछेगा, आगे क्या पूछेगा, एथाइन व वायु मिश्रण का प्रयोग क्यों नहीं होता है? ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण का प्रयोग क्यों होता है, वायु व एथाइन के मिश्रण का प्रयोग क्यों नहीं होता है, ऐसे पूछेगा। अब एथाइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंध, इसे कहते हैं एथाइन। इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता है वो ज्यादा होगी। भैया दिखी कार्बन रे तो कार्बन तो ज्यादा होंगी, है ना। तो इसमें कार्बन की प्रतिशतता ज्यादा होती है। अब बात करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा और इसका मिश्रण का प्रयोग होगा वेल्डिंग में। ठीक है मैडम, ये बात तो समझ में आई, पर वायु में भी तो ऑक्सीजन है, तो ये ऐसा कैसा सवाल पूछा? वायु के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है और दूसरी गैसें भी है वायु में। तो भैया सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे तो उसमें पूरी ऑक्सीजन होगी, पर वायु में ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता है वो कम है, नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्यादा है। इसी कारण वायु में 20% ऑक्सीजन है, शेष नाइट्रोजन व अन्य गैसें हैं। इसी कारण ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, तभी तो ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होगा। इसीलिए वेल्डिंग में एथाइन और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद में एथेनॉल। एथेनॉल नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? शराब। सही बात है, एथेनॉल का मतलब शराब ही होती है एक तरीके से। एथेनॉल का दूसरा नाम एल्कोहल भी है, एग्जाम में पूछ ले तो एथेनॉल का दूसरा नाम एल्कोहल भी है। एथेनॉल को अच्छा विलायक माना जाता है। विलायक का मतलब जो पदार्थ को अपने अंदर घोल ले वो विलायक होता है, ये एक अच्छा विलायक माना जाता है। तो मैडम इसका यूज कहाँ कहाँ है? खांसी की शीशी पीते हो आप, कफ सिरप, उसमें एल्कोहल होता है, इसलिए जब भी आप खांसी की दवाई लेते हैं आपको नींद आने लगती है, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो। वो क्यों आती है? क्योंकि उसमें एल्कोहल है, शराब है, और शराब का तो नशा चढ़ता है, इसी कारण। एक है टिंचर आयोडीन, आपके एग्जाम में पूछा हुआ होगा कि टिंचर आयोडीन में विलय कौन और विलायक कौन, ये सवाल यहां से बना है। जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना तब हमें पता पड़ेगा। तो टिंचर आयोडीन, अब बताइए, एथेनॉल तो विलायक है, तो विलय कौन है? टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन और इस एथेनॉल के मिश्रण में टिंचर आयोडीन तो विलय और एथेनॉल विलायक है। ठीक है ना, यहां से ही क्वेश्चन आया है। उसके बाद में एथेनॉल की अभिक्रियाएं, ये है एल्कोहल, और वो भी कौन सा? 2 कार्बन है तो एथेनॉल। जब इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ में की, ये क्या लिखा? अरे भैया ये दोनों हैं, मतलब हमने 2 अणु लिए हैं, तो मैंने इधर 2 लगाने के बजाय इधर यूं लिख दिया। अब आपको ये समझ नहीं बैठे तो आप इसको हटाएं और यूं समझ ले कि हमने इसके 2 अणु लिए हैं और इसकी 2 सोडियम से रिएक्शन करवाई है, तो क्या होगा? 2CH3CH2, तो ऐसा कैसा लिख दिया, और O-Na+ बन गया। यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहां पे हाइड्रोजन निकलने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की है
हाइड्रोजन की प्रवृत्ति देने की है। तो यहाँ O माइनस आ गया और इस Na प्लस आ गया, तो ये बन गया सोडियम एथोक्साइड। ठीक है मैडम, समझ में आ गया कि एथेनॉल जब भी धातु के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो सोडियम का कोई भी एल्कोक्साइड बनाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे एथोक्साइड बन गया तो वो एल्कोक्साइड बनाता है। एक नंबर में पूछ ले, बताइए एल्कोहल की क्रिया धातु के साथ करने पे क्या बनता है, तो सोडियम एल्कोक्साइड। जब दो कार्बन आ गए तो एल की हटा के हमने उसकी जगह एथोक्साइड लिख दिया। और ये पूछ ले कि बताइए जब धातु के साथ अभिक्रिया करी तो कौन सी गैस निकलती है, तो यहां से निकलती है हाइड्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस। दूसरी बात कि जब इस एल्कोहल को सांद्र H2SO4, H2SO4 का मतलब अम्लराज, सबसे खतरनाक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाए और हीट की टेम्परेचर में, यानी इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या बनता है, तो यहां से H2O बाहर निकल जाता है, यानी पानी बाहर निकल जाता है और एल्कीन बन जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो क्या बनता है, बोलो, एल्कीन बनता है। सोना नहीं है, क्या बनता है, एल्कीन बनता है। लिख लो, एक नंबर का सवाल बन सकता है। उसके बाद में बात करते हैं मेथेनॉल और एथेनॉल। अरे मैडम इनमें क्या अंतर है, पहली चीज तो समझ लो, मैथ का मतलब एक कार्बन है और एथ का मतलब दो कार्बन है। तो मेथेनॉल का सूत्र CH3OH है और एथेनॉल का सूत्र CH3CH2OH है। ठीक है, अब एथेनॉल को तो शराब के रूप में पीते हैं हम, मेथेनॉल को नहीं पी सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं पी सकते, एल्कोहल को पीने से रोकने के लिए, इसमें है शराब, इस एल्कोहल को पीने से मुझे रोकना है, तो इसके अंदर CuSO4, इस CuSO4 की खासियत है ये नीले रंग का होता है और ये विलयन को नीला कर देता है। इसमें CuSO4 का विलयन मिला दिया जाता है, इसमें दुर्गंधकारी पिरिडीन मिला दी जाती है, जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता है। अब उसका कलर अजीब सा, उसका स्वाद अजीब सा, तो इसमें ये मिला दी जाए तो ये पीने योग्य नहीं रहती। और किसी को ज्यादा ही जोश है मैं तो पीऊंगा, तो पीने से इंसान मर जाता है, इसलिए इसे विषैली अल्कोहल भी कहते हैं। तो इसे पीने से रोकने के लिए CuSO4 का नीला रंग दुर्गंधकारी पिरिडीन मिला दी जाती है, इस कारण ये पीने योग्य नहीं रहती है। इसे ही अल्कोहल का विकृतीकरण या विकृत अल्कोहल कहते हैं। बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि CuSO4 का नीला रंग मिलाते हैं या पिरिडीन मिलाते हैं, बस उसमें आपके ये लिखा हुआ है कि भैया पीने योग्य से रोकने के लिए उसमें नीला रंग मिला दिया जाता है और फिर वो पीने योग्य नहीं रहती है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है ना। ये आप अगर 11th-12th में साइंस, मैथ या बायो लेंगे तो आप वहां पढ़ेंगे CuSO4 का नीला रंग दुर्गंधकारी पिरिडीन, 11th-12th BSc सब में पढ़ेंगे। इसे ही विकृत अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें, गन्ने के रस में मोलेसेस बनाने में प्रयुक्त होता है। गन्ने का रस का उपयोग मोलेसेस बनाने में होता है। और आपसे ये पूछेगा कि अगर बताइए गन्ने के रस का किण्वन करें, किण्वन का मतलब समझते हैं, खराब करना। जैसे अंगूर के किण्वन से क्या बनता है, शराब बनती है, किण्वन का मतलब खराब चीज होना। तो इसी तरीके से गन्ने के रस का किण्वन होना, खराब होने से क्या बनती है, अल्कोहल बनती है। मोलेसस उसमें उपस्थित एक तत्व होता है, ठीक है ना। उस मोलेसस एक पदार्थ है जो इस गन्ने के रस से बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम एसिटिक अम्ल भी है। ठीक है, सिरका किसे कहते हैं, बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि सिरका क्या होता है ना। तो सिरके का मतलब
एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। पूरा जैसे मान लीजिए इतना बड़ा भरा हुआ है एथेनोइक अम्ल, उसका छोटा सा पार्ट 3 से 4% पार्ट जो हम यूज करते हैं, आप प्रयोगशाला में देखेंगे उसमें शायद कोई पानी थोड़ी मात्रा में मिल जाता है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं रहता वो, तो उसका 3 या 4% विलयन सिरका कहलाता है। कि इस सिरके को हमने देखा है क्या? आपने देखा है जब आप अचार बनाते हैं ना, तब एक बोतल आती इतनी बड़ी सिरके की, व्हाइट कलर की, उसको अचार के परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसकी एक विशेषता भी है कि सिरका डाल लेने पर जो अचार होता है ना, वो तेल कम सोखता है, तेल कम डालना पड़ता है उसमें। वो क्यों? क्योंकि ये अचार को बहुत लंबे समय तक बरकरार रखता है, इसलिए ये परिरक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं सिरके का। देखना कभी लाके। उसके बाद में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अब ऐसे सवाल हम कभी पढ़कर ही नहीं जाते, आई होप आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आज पढ़ना। ग्लेशियर एसिटिक अम्ल क्या होता है? शुद्ध एथेनोइक अम्ल। शुद्ध का मतलब जिसमें पानी की मात्रा नहीं है, कोई अशुद्धियां नहीं है, उसको कहते हैं शुद्ध। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक वह न्यूनतम ताप है जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाए। एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। ठीक है, इसे नहीं कहते, आगे भी पढ़ो। तथा शीत के दिनों में वह जम जाता है ना। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। शीत का मतलब सर्दी जो भी चल रही है, उस शीत में ये जम जाता है, और वो जमने के बाद में जो बन जाता है, जमने का जो है ये प्रोसेस, ये कहलाता है ग्लेशियर एसिटिक अम्ल। जमने के बाद जो बना उसका नाम हो गया ग्लेशियर। ग्लेशियर सुना है नाम? वो ग्लेशियर से ग्लेशियर है ये, इसे ही ग्लेशियर एसिटिक अम्ल। सोच रहे होंगे GAA क्या लिखा है, इसका मतलब ग्लेशियर एसिटिक अम्ल ही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद में एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। एग्जाम में कहेगा एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, समझाइए। अब ये तो पता ही नहीं होता क्या है। देखिए बड़ी आसान भाषा में मैं सीधे तरीके से समझाऊं कि C डबल बॉन्ड हो ROR, ऐसी फॉर्म दिखेगी, इसे कहते हैं एस्टर। वो भी पल्ले नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। अभी देखो, ये है CH3COOH, 2 O दिखते ही कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। 2 O, घंटी बज गई, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, एक और H दिख गया, एल्कोहल। जब एल्कोहल से क्रिया करें, H+ का मतलब अम्ल। मैडम H+ क्यों लिखा? पूरा नाम नहीं लिख सकते थे भैया? कोई सा भी अम्ल ले सकते हो आप, HCl भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो, HNO3 भी ले सकते हो, इसलिए H+ लिखा है वहां। ठीक है, H+ की उपस्थिति में कराई जाए, अम्ल की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया कराते हैं, तो देखिए ये CH3C, इसकी पूरी संरचना अगर मैं खोल के लिखूं ना, तो देखो ऐसे होगी इसकी संरचना, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये है इसकी खुली हुई संरचना, और ये है CH3CH2OH। ठीक है, अम्ल ले लिया। अब क्या होगा कि ये CH3C डबल बॉन्ड हो, तो ऐसा कैसा रहेगा? ठीक है, इधर से एक H निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये CH2 CH3 आ जाएगा, और ये H निकल के गया कहाँ? ये इधर इसके साथ जल के रूप में बाहर निकल गया। तो ये जो बन गया ना OR, R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, तो ये जो बना है देखिए इसकी फॉर्म में आया नहीं आया, तो ये एस्टर कहलाता है। और एस्टर बनने की प्रक्रिया एस्ट्रीकरण है। नाम से पता पड़ेगा कि भैया आपको बनाना क्या है, एस्टर बनाना है। एस्टर की सुगंध बहुत अच्छी होती है, इसलिए इत्र यूज करते हैं ना, उसमें एस्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपने जो उत्पाद बनाया है, जब इसको छोटे फॉर्म में लिखें तो CH3COO C2H5, देखो CH3CH2, कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो मैं C2H5 लिख सकती हूँ। ये इसकी खुली हुई संरचना है, ये इसकी बंद संरचना है, तो ये बन गया आपका उत्पाद एस्टर।
जब इस एस्टर को क्षारक NaOH एक क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, क्षारक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एक तो वापस बन गया। अब भाई ये जिससे बने ये उसी में ही तो टूटेगा, है ना। तो C2H5OH बनता है एक तो एथेनॉल, और एक CH3COONA। मैडम यहाँ पे तो आपने COOH लिखा था और यहाँ पे Na क्यों लिख दिया? तोड़ने पे वही तो उत्पाद बनना चाहिए जो पहले था, पर हमने तो लिया NaOH है ना, वो अम्ल था, या NaOH लिया है। तो ये सोडियम बोलेगा कि मैं तुमसे ताकतवर हूं तो मैं जुड़ूंगा, तो हाइड्रोजन को हटा के Na जुड़ जाता है। इसी क्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एस्टर से NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन हुई, C2H5OH CH3COONA बना, यही साबुनीकरण अभिक्रिया है। 2-5 बार लिखोगे कंफर्म याद हो जाएगा। इसके बाद में जब ये एथेनोइक अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करता है, क्षार के साथ, है ना, जैसे NaOH CH3COOH के साथ रिएक्शन करा, आपके अम्ल उत्प्रेरक के रूप में कुछ नहीं लिया अपन ने, तो CH3COONA बना। और जब ये है कार्बोनेट, जब कार्बोनेट ये तो बन गया जब अपन ने क्षारक के साथ क्रिया करी, ठीक है। अब जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करें, कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब NaSCO3 के साथ में रिएक्शन करेंगे एथेनोइक अम्ल की, तो भी यही उत्पाद बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना, एक ही उत्पाद बनेगा, बस अभिकारक अलग अलग लिए। तो बताया क्यों? नॉलेज के लिए। एग्जाम में मुश्किल पूछे, साबुनीकरण से जरूर क्वेश्चन बनता है, एस्टरीकरण से जरूर बनता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। सबसे पहले तो साबुन क्या होती है, रोज सुबह कपड़े धोते हैं, ये साबुन की बट्टी, इससे कपड़े धोते हैं ना। ये एक आदमी है, इससे ये कपड़े धो रहा है, ये है साबुन। और अपमार्जक क्या है कि मम्मी कहती है बेटा कपड़े बहुत गंदे, बाल्टी में गर्म पानी के अंदर भिगो के आ जा और उसमें सरफ डाल देना, वो सरफ है अपमार्जक, ठीक है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक भाषा में साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। अब ये तो लिख के नहीं आ सकते बट्टी की फॉर्म में होता है और वो टुकड़े टुकड़े की फॉर्म में होता है, नहीं। वैज्ञानिक भाषा में ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। कठोर जल का मतलब ये नहीं हथौड़े वाला जल, ऐसा कोई जल नहीं होता है। कठोर जल का मतलब खारा पानी, जो हैंडपंप से अधिकतर आता है वो खारा पानी होता है। तो कठोर जल के साथ ये झाग नहीं देते हैं, और अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। दूसरी चीज, ये वनस्पति तेल से बनते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे सोख सोख के यूं वो वनस्पति तेल बन जाता है, और उस वनस्पति तेल से ये बनते हैं जिससे ये प्रदूषण नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये जल प्रदूषण करते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जो सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं। इनमें लंबी श्रृंखला होती है और ये सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ये कोयले व पेट्रोलियम से बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। कई मिक्सचर, जरूरी नहीं सिर्फ ये दोनों ही हो, कई मिक्सचर होते हैं, कई केमिकल्स डाले जाते हैं जब जाके अपमार्जक बनते हैं। अब आपको सिखाते हैं कि कपड़े कैसे धुलते हैं, कैसे मेल निकलते हैं। मैडम ये कैसी चीज पढ़ा रहे हो भाई? वैज्ञानिक भाषा में है, घर वालों को जाके बताना मम्मी को, मम्मी कपड़े देखो मेल कैसे निकलते, मैं बताता हूँ। सुनो, साबुन की सफाई की क्रिया विधि अच्छे से समझना, दिमाग के पर्दे खोल लेना। ये है गोला नहीं है, ये तेल है, ये आपका कपड़ा है, और इस पे आपने, आप में रोटी खाने के तो है नहीं, जो आपने तेल के धब्बे लगा लिए इस कपड़े पे। अब तेल कहो चाहे आपकी गंदी कॉलर कहो, शर्ट की या फिर कुछ भी, उसकी कॉलर गंदगी, जो समझना चाहो वो, एक तरीके से अपनी भाषा में मेल कहते हैं इसको, वो है ये। अब आपने इस पे लगाया साबुन,
ठीक है, साबुन लगा लिया। साबुन लगाने के बाद आप देखते हैं अपने मम्मी और यूं उसको यूं यूं करती है, कपड़े को यूं यूं जमीन पे यूं करती है, रगड़ती है ना। वो क्यों करती है? तो उससे क्या होता है, ये इस तरह की एक संरचना है, इसमें ये जो भाग होता है ये होता है जल रागी। जल रागी का मतलब, इसका नाम है हाइड्रोफिलिक, वैज्ञानिक भाषा में। जल रागी का मतलब जो जल से प्रेम करे, यानी जल में घुल जाती है ये तो। और ये है पूंछ इसकी, ये कहलाती है जल विरागी, जो जल में घुलती नहीं है। इसका नाम है हाइड्रोफोबिक। ठीक है मैडम, इससे कपड़े कैसे धुले? तो जब साबुन को गंदे कपड़े वाले पानी में डाला जाता है, या साबुन गंदे कपड़े पे साबुन लगाई जाती है, तो उसको यूं झकोड़ने पे उसके अणु विशेष गोलाकृति में आ जाते हैं, जैसे इसमें आए यूं। और गोलाकृति में आने के कारण क्या बनता है? इस गोलाकृति में आने को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। ये मिसेल बन जाता है। अच्छा, अब कपड़े कैसे धुले? तो जब यूं इसको ऊपर नीचे करते हैं, उस कपड़े को धोबी, आपने देखा होगा धोबी घाट पे यूं यूं पटकते हैं यूं, है ना। वो क्यों होता है? तो जो इसका पूंछ वाला सिरा है, ये वाला, ये है जल विरागी, जल में घुलता नहीं है। ये क्या करता है, ये इस गंदे कपड़े पे जो ये तेल या गंदगी रहती है, इसको यूं पकड़ लेता है, यानी ये संरचना यूं उल्टी इसको ये पकड़ लेता है गंदगी तेल को। अब जब इसने इसको टाइट पकड़ लिया, और जब आप इसको यूं करते जाते तो इसको ये टाइट पकड़ता है, और जो इसका जो ये सिर है ना, ये पानी के संपर्क में रहता है। ऊपर नीचे वाला गंदगी को पकड़ता है, ऊपर वाला पानी के संपर्क में रहता है। तो जब यूं करते जाएंगे, उसको रगड़ते जाएंगे, तो जो ये मिसेल बनती है ना, गोलाकृति जो संरचना बन जाती है, जो गंदगी रहती है, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है यूं। और जब गंदगी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और फिर आप उसको पानी में डाल के यूं झकोलते हो ना कपड़ों को, तो उससे वो गंदगी पानी के साथ बह जाती है। इसलिए कभी कभी जो पानी होता है वो बिल्कुल गंदा हो जाता है, काला काला सा, अजीब तरीके से। क्यों? क्योंकि उसमें वो गंदगी पानी के साथ में अलग हो जाती है, और इसी कारण वो कपड़े साफ हो जाते हैं। अब दिमाग में है, मैडम तेल के तो नहीं उतरते, आप गलत बता रहे हो, वो तो उस पे ही रहते हैं, कितना ही जकोड़ो कितना ही करो। तो वो तेल के, वनस्पति तेल के जितने दाग होते हैं, उनको हटाने के लिए ही उस पे नमक लगा देते हैं ना। तो नमक लगाने से जो वो मिसेल होता है ना उसका, वो यूं अलग अलग यूं थोड़ा थोड़ा टूट जाता है। और जब वो गंदगी अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है, और जब फिर हम उसको धोते हैं ना, तो वो साफ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि तेल लगे हुए दाग पे, या फिर चाय गिर जाए, उसको हाथ के हाथ पानी से धो लो। अगर नहीं धुलता तो फिर उस पे नमक या नींबू लगा के रखो, जिससे अम्ल के से साथ में उस मिसेल की क्रिया हो, और वो छोटे छोटे भागों में टूटे और अच्छे से साफ हो जाए। तो ये है अपने कपड़े धोने की क्रियाविधि। घर जाके मम्मी को जरूर बताना, मम्मी ये क्रियाविधि ऐसी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये है कार्बन और उसके यौगिक। अब भी आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि अब आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं।